राज्य मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है, राज्य सरकार डेयरी उद्योग के विकास के लिए कड़ी मेहनत कर रही है, जो तेलंगाना में आजीविका का मुख्य स्रोत है। उन्होंने होटल मैरियट के कन्वेंशन सेंटर में पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी उद्योग विभाग के तत्वाधान में आयोजित ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव में भाग लिया। फर्स्ट का वाइस इससे पहले विभिन्न संस्थानों के तत्वाधान में लगाए गए स्टॉल का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के साथ किया गया। उन्होंने कहा, सीएम केसीआर के नेतृत्व में तेलंगाना सरकार ने डेयरी किसानों को कई तरह से सहायता प्रदान की है और उनके विकास में सहयोग दिया है। उन्होंने कहा, राज्य गठन से पहले घाटे में चल रही विजया डेयरी सरकार द्वारा किए गए उपायों से आज 800 करोड़ के कारोबार तक पहुंच गई है। कहा जाता है, हम अनुदान पर चारा आपूर्ति एवं आवश्यक दवाइयां उपलब्ध करा रहे हैं। मैं अश्योर करता हूं, हमारे जो तेलंगाना स्टेट में जो हमारे फार्मर हैं, आप बड़े पैमाने से आगे बढ़ाने का प्रोग्राम लगाओ, उनके लिए टेक्निकल सपोर्ट दो, मेरे डेमोन्स्ट्रेशन करो, अच्छे अच्छे प्रोग्राम को आप लोग प्रमोट करिए, हमारा सपोर्ट अच्छी तरीके से रहेगा बोल के मैं बताना चाहता हूँ। आप लोग जानते हैं, आज तेलंगाना हुकूमत में बहुत सारे प्रोग्राम्स कर रहे हैं। केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने हैदराबाद के मैरियट कन्वेंशन सेंटर में एक भव्य स्टार्टअप सम्मेलन का आयोजन किया है। सम्मेलन में मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला थे। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा, कृषि कार्यक्रमों के साथ पशुपालन को अपनाकर ग्रामीण क्षेत्रों में आय बढ़ाना संभव है। इस समय पशुपालन क्षेत्र में निवेश बढ़ाना चाहिए। रूपाला ने आश्वासन दिया है कि केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्रालय पशुपालन क्षेत्र को अधिक लाभदायक बनाने और पशुपालन क्षेत्र में किसानों और उद्यमियों को लाभान्वित करने के लिए सभी वर्गों के साथ काम करने के लिए तैयार है। केंद्र स्टार्टअप के महत्व को पहचानता है और इस क्षेत्र को बढ़ावा देता है। उन्होंने कहा कि अगर इन नए बदलावों को गांव तक पहुंचाना है तो केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर काम करना जरूरी है। इन क्षेत्रों में काम करने से कई फायदे मिलते हैं। गधी के दूध की मांग इस बात का सबूत है। इस मौके पर मंत्री तलसानी ने कहा, रागारेड्डी जिले के रावीराला में अगस्त तक विजया तेलंगाना मेगा डेयरी प्लांट शुरू कर दिया जाएगा और इस कार्यक्रम में करीब 100 स्टार्टअप ने हिस्सा लिया है। बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, इसीलिए इन सेक्टर में युवाओं को टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन करने का ये एक प्रकार से खुला निमंत्रण है और यहाँ शोकेसिंग हो रहा है। मैं ज़्यादा तो इस पे बताने की मेरे पास वक्त की थोड़ी कमी होने से नहीं कहूँगा, मगर मैं उल्लेख करना चाहता हूँ, यहाँ एक डोंकी का स्टॉल है, वो अवश्य आप सब लोगों को देखना। वहाँ मैं गया, उत्तर प्रदेश से वो आए थे। मैंने उनको पूछा कि आप किस भाव से इस डोंकी मिल्क को खरीद करते हो। मुझे सुन के बड़ी खुशी हो गई कि दुनिया में अभी मुझे लग रहा है कि सबसे कॉस्टली मिल्क ये डोंकी का होगा। उन्होंने कहा 1200 से 1300 रुपये पर लीटर वो खरीदते हैं ग्राहक से। आप बताइए क्या स्कोप है। डोंकी के दूध का वो 1.5 लीटर देती है, सो मतलब वो करीबन 2000 रुपये का दूध पर एनिमल आपको मिल सकता है और वो तो वैसे ही फ्री वारंटेड है। डोंकी के लिए मालिक को कोई खर्चा ही नहीं करना पड़ता है, काम से फ्री करके उनको छोड़ देना होता है। 2 घंटे के बाद वो राशन पानी खा के वो अपने आप वापिस आ जाता है। ऐसा अद्भुत प्राणी कोई है ही नहीं। ऐसी चीजें हो रही है इस देश में, इसको बढ़ावा देने का हमें आवश्यकता है। यहाँ फीड के स्टॉल लगे हुए हैं। टेक्नोलॉजी का इतना संक्रमण हो रहा है कि हमारी युवा पीढ़ी हर एक चीज के लिए टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन करके एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशरीज सेक्टर के साथ आप जुड़ सकते हो। फिशरीज का सेक्टर भी इतना बड़ा है। यहाँ मुझे लगा कि तेलंगाना के सचिव महोदय जब अपनी बातें रख रहे थे तो उन्होंने एनिमल हस्बेंड्री के साथ साथ फिशरीज का भी बहुत ही अच्छा यहाँ का डेवलपमेंट के बारे में बताया है। एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशरीज, इन सारी चीज़ों में यहाँ अब मैं समस्याओं के बारे में नहीं बोलूँगा क्योंकि हमारे सचिव महोदय ने भी विस्तार से उस विषयों को रखा था और हमारे बालियान साहब ने भी जो जो चीज़ों में दिक्कत है उसका बहुत मुखर करके वर्णन किया है और उसी में आमंत्रित है
कि आप टेक्नोलॉजी को इसी में लेकर आइए, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी लाए, कुछ स्टार्टअप लाए, वो हमारे काम का हो, इससे ज्यादा हमें ये सोचना चाहिए कि वो किसान के काम का कितना है। मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने कहा, तेलंगाना राज्य विकास और कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में देश के अन्य राज्यों के लिए एक रोल मॉडल है। उन्होंने कहा, तेलंगाना सरकार हैदराबाद शहर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शहर बनाएगी। यह कहा गया है, हैदराबाद शहर की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए आयोजित किसी भी खेल आयोजन में तेलंगाना सरकार और राज्य का खेल विभाग पूरा सहयोग करेगा। उन्होंने कहा, तेलंगाना को स्पोर्ट्स हब के रूप में तब्दील किया जाएगा। तेलंगाना राज्य बनने के कुछ ही वर्षों में तेलंगाना के खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतकर देश में दूसरा स्थान हासिल किया। देश के किसी अन्य राज्य की तरह हर गांव में खेल परिसर स्थापित नहीं किया गया है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के केंद्र में खेल स्टेडियम बनाए गए हैं और हम देश के सबसे अच्छी खेल नीति लागू करने जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य में प्रजा घोषा भाजपा भरोसा के नाम से आयोजित कार्यक्रमों और इसके अंतर्गत शक्ति केंद्र में नुक्कड़ सभाओं पर संतोष व्यक्त किया है। उन्होंने निर्देशित अवधि के भीतर 11,000 बैठकें आयोजित करने के निर्णय के अलावा 123 अतिरिक्त बैठकें आयोजित करने के लिए राज्य के नेताओं को बधाई दी। राज्य सरकार की नाकामियों और केंद्र सरकार की कामयाबियों को लोगों के सामने लाने के लिए उनकी तारीफ की गई। प्रदेश इकाई के सभी नेताओं को मिलजुल कर काम करने की सफलता के लिए बधाई दी गई। उन्होंने राज्य के नेताओं को राज्य के नेताओं द्वारा दिए गए फीडबैक के साथ उसी भावना से काम करने की सलाह दी है, जिससे लोगों से अच्छी प्रतिक्रियाएं मिली है। राज्य के नेताओं अमित शाह ने राज्य के नेताओं के ध्यान में लाया, सत्तारूढ़ बीआरएस के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने नुक्कड़ सभाओं के दौरान कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमला किया है। अमित शाह ने समझाया, बीआरएस कार्यकर्ताओं ने विधानसभा अध्यक्ष पोचारम श्रीनिवास रेड्डी के प्रतिनिधित्व वाले बांसवाड़ा, वरंगल टाउन और हैदराबाद सहित महबूबाबाद, बोधन और सत्तुपल्ली जैसे निर्वाचन क्षेत्रों में नुक्कड़ सभाओं को रोकने की कोशिश की और पुलिस ने भी प्रतिबंध लगा दिया। इन सब पर काबू पाते हुए उन्होंने लक्ष्य से अधिक सभा करने की लगन की प्रशंसा की है। एमएलसी कविता ने कहा, वह यह जानकर स्तब्ध रह गई कि एमसी की मेडिको छात्रा प्रीति ने मौत से लड़ाई लड़ी है, लेकिन उसकी मौत हो गई। उन्होंने प्रीति के माता पिता को एक पत्र लिखा। काफी मशक्कत के बाद पीजी मेडिकल की पढ़ाई कर रही प्रीति के बारे में कहा, उन्हें ऐसा होना बर्दाश्त नहीं हो रहा है। एमएलसी कविता ने कहा, यह एक ऐसी स्थिति है जिसका सामना किसी भी माता पिता को नहीं करना चाहिए। केसीआर सरकार और बीआरएस प्रभावित परिवार के साथ सहयोग देगी। उन्होंने कहा, राज्य सरकार छात्र के परिवार को हर तरह से सहयोग करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। पत्र में कहा गया है, प्रीति की मौत के लिए जिम्मेदार दोषियों को राज्य सरकार बख्शेगा नहीं। कविता ने पत्र में स्पष्ट किया, राज्य सरकार ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई करने जा रही है। सांसद संतोष कुमार ने कहा, उनके जीवन में पेटला बुर्ज अस्पताल का विशेष स्थान है। जिस पेटला बुर्ज अस्पताल में उनका जन्म हुआ था, उसके विकास के लिए पूर्व में एमपी लॉज फंड से 1 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इसके अंतर्गत पहली बार 50 लाख की धनराशि जारी करने संबंधी दस्तावेज सौंपे गए हैं। सांसद ने कहा, शेष 50 लाख अगले वित्तीय वर्ष की धनराशि से जारी कर दिए जाएंगे। सांसद संतोष ने आश्वासन दिया, वह हमेशा पेटला बुर्ज अस्पताल के विकास में सहयोग करेंगे और वे और उनके मित्र भी अस्पताल के विकास में मदद करने के लिए काम करेंगे। और इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री हरीश राव ने कहा, सांसद संतोष कुमार जिस अस्पताल में पैदा हुए हैं, वहां के विकास में उनकी रुचि अन्य जनप्रतिनिधियों के लिए मार्गदर्शक का काम करेगी। इंदिरा शोभन ने वरंगल मेडिको प्रीति की मौत पर एमएलसी कविता के पत्र पर प्रतिक्रियाएं दी है। उन्होंने पूछा, पीड़ित परिवार के सदस्यों को क्या समय नहीं है? कविता अक्का, उन्होंने कहा कि आप जो पत्र लिखेंगे वह केवल प्रेस विज्ञप्ति और प्रचार के काम आएगा। तेलंगाना आंदोलन में जागृति कहाँ है, जिसने हमें भरोसा दिलाया हम किसी के भी मुसीबत फंसते हैं तो सरकार सहयोग देगी। जब आप विपक्ष में थे तो आपने सवाल किया था। आजादी के बाद जब कार्यकर्ता शासक बने तो उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा, दवाई, रोजगार, बेल्ट शॉप,
दुकानों को खत्म करने, शराब पर नियंत्रण जैसी समस्याओं के समाधान की दिशा में कदम क्यों नहीं उठाए। शाहपुर नगर में भाजपा की नुक्कड़ सभाओं की जीत के उपलक्ष्य में भव्य समापन सभा का आयोजन किया गया। कुनम श्री शैलम गौड़ और नंदीश्वर गौड़ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस मौके पर कुतुबुल्लापुर के लोगों का विकास हुआ है या नहीं, लेकिन कुतुबुल्लापुर विधायक पर करोड़ों रुपए कमाकर विकास करने का आरोप लगाया गया है। उन्होंने कहा, जिन लोगों को 59 जियो के तहत बड़ी राशि का भुगतान करने का नोटिस मिला है, अगर उन्हें न्याय नहीं दिया गया तो वे भाजपा पार्टी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने पूछा, क्या 8 साल में विधायक और एमएलसी ने निर्वाचन क्षेत्र के गरीबों को एक डबल बेडरूम का घर दिया है। तिनम्मार मल्लन्ना ने टिप्पणी की, राज्य में पारंपरिक रोजगार के अवसर खत्म हो रहे हैं, लेकिन वह संबंधित जातियों के लोगों को सत्ता की ओर ढकेलने के प्रयास के अंतर्गत अपनी पूरी कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, वह तेलुगु देशम पार्टी की ओर से मेरू जातियों को टिकट दिलाने की जिम्मेदारी लेगी, लेकिन आप उन्हें जिताने की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। तिनमार मल्लन्ना उज्जैन महाकाली टेलर्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित दर्जी दिवस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। मल्लन्ना ने संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों को याद करते हुए कहा, जो जाति सत्ता से दूर रहती है उसका कल्याण होना संभव नहीं है। उन्होंने कहा, वह चाहते हैं कि तेलंगाना में तेलुगु देशम पार्टी पहले नाई ब्राह्मणों के लिए बी फार्म घोषित करे, फिर राजकों के लिए भी बी फार्म दे। वह मेरू जातियों को बी फार्म देने की जिम्मेदारी लेगा और मैं वचन देता हूँ, जब तक सभा द्वारा उम्मीदवार को ले लिया नहीं जाता तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। दलित मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव एस कुमार ने केसीआर परिवार पर आरोप लगाया है, वह लोगों के मुद्दों से लड़कर और व्यक्तिगत आलोचना कर भाजपा की लोकप्रियता को सहन नहीं कर पा रही है। और उन्होंने कहा, प्रजा संग्राम यात्रा और नुक्कड़ सभाओं से भाजपा के प्रति लोगों का समर्थन बढ़ेगा। एस कुमार ने कहा, लोग बीजेपी की ओर देख रहे हैं क्योंकि उन्हें केसीआर प्रशासन पसंद नहीं है। कुमार ने रूबरू के दौरान कहा, भाजपा डॉक्टर प्रीति के परिवार के साथ खड़ी रहेगी और भाजपा की लड़ाई के कारण प्रीति के साथ हुआ अन्याय सामने आया। राजा सिंह ने आगामी चुनाव में मुकाबले पर रोचक टिप्पणी की है। उन्होंने साफ कर दिया, अगर पार्टी द्वारा उन पर लगाए गए निलंबन को नहीं हटाया गया तो वो मुकाबले से दूर रहेंगे। राजा सिंह को पिछले साल बीजेपी सुप्रीमो ने पैगंबर मोहम्मद पर उनकी विवादित टिप्पणियों के कारण पार्टी से निलंबित कर मंगलवार को अपने निलंबन पर प्रतिक्रिया देते हुए राजा सिंह ने स्पष्ट किया, उनका निर्दलीय या किसी अन्य दल के रूप में चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने पार्टी के बारे में कहा, बंडी संजय उनके लिए श्री राम रक्षा की तरह है। पार्टी द्वारा लगाए गए निलंबन के मामले को लेकर वह संभालेंगे। राजा सिंह को शाहमहल निर्वाचन क्षेत्र से लगातार 2 बार भाजपा के उम्मीदवार के रूप में जीते हैं। राजा सिंह को पार्टी से निकाले जाने के साथ ही अगले चुनाव में यह टिकट किसे मिलेगा, इसको लेकर बहस तेज हो गई है। और खबर है, राजा सिंह को टिकट नहीं मिलने पर स्थानीय भाजपा नेता चुनाव लड़ने की दिलचस्पी दिखा रहे हैं। और इस संदर्भ में राजा सिंह की टिप्पणी की, अगर भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो वह चुनाव से दूर रहेंगे, एक चर्चा का विषय बन गया है। शहर की मेयर गदवाल विजयलक्ष्मी ने कहा, खुले घूमने वाले कुत्तों के खतरे को रोकना सबकी जिम्मेदारी है। इस संबंध में स्वयंसेवी संस्थाओं, जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों व पशु प्रेमियों को आगे आने को कहा है। महापौर गदवाल विजयलक्ष्मी, उप महापौर श्रीलता शोभन रेड्डी, आयुक्त डीएस लोकेश कुमार ने जीएचएमसी मुख्यालय में शीर्ष अधिकारियों, विभिन्न दलों के 3 कॉर्पोरेट और स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधियों और पशु चिकित्सा अधिकारियों के साथ बैठक की है। खुले घूमने वाले कुत्तों द्वारा किए जा रहे हमलों की रोकथाम के लिए सुझाव व सलाह देने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा, सफाई कर्मचारियों से लेकर एएमओएच, डीसी और नगर सेवक तक सभी जिम्मेदार होंगे और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए एक सर्वदलीय समिति का गठन किया जाएगा। संबंधित दलों की ओर से 2 नाम प्रस्तावित किए जाएं। सभी ने कुत्ते के काटने पर बचाव के लिए सुझाव व सलाह देने को कहा है। महापौर की ओर से इसमें शामिल कारपोरेटरों ने अपना मासिक मानदेय 100 रुपए देने का निर्णय लिया है। उनके साथ ही महापौर ने कहा, जीएचएमसी की ओर से 6 लाख की अनुग्रह राशि दी जाएगी और इसके अलावा महापौर ने कहा, वे सरकार को एक रिपोर्ट भेजेंगे और परिवार को पर्याप्त सहायता प्रदान करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे।
उन्होंने कहा पशु जन्म नियंत्रण, नसबंदी और टीकाकरण के माध्यम से खुले घूमने वाले कुत्तों को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए गए हैं। निर्देशक भर्ती अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि सिकंदराबाद सेना भर्ती पदों को नए तरीके से भरा जा रहा है और उन्होंने कहा पूर्व में पहले फिटनेस टेस्ट कराने के बाद ही लिखित परीक्षा की अनुमति दी जाती। निदेशक भर्ती अधिकारी ने कहा है कि अब नई पद्धति के अनुसार लिखित परीक्षा ऑनलाइन होने के बाद सबसे पहले फिटनेस टेस्ट कराया जाएगा। उन्होंने कहा है कि सभी परीक्षाओं में पास होने वाले को नौकरी पर रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि इस नौकरी के लिए योग्यता 10वीं से लेकर डिप्लोमा और उससे ऊपर की है। उन्होंने स्पष्ट किया वे स्नातक करने वालों को 20 अंक, पॉलिटेक्निक को 30 अंक और IIT को डिप्लोमा करने वाले को 50 अंक अतिरिक्त देंगे। इस ऑनलाइन परीक्षा के लिए 16 फरवरी से 15 मार्च तक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। भारत देश भर में 176 स्थानों पर ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करेगा। उन्होंने कहा वे अपनी सुविधा के अनुसार तेलंगाना में 4 स्थानों हैदराबाद, आदिलाबाद, वरंगल और करीमनगर जिलों में ऑनलाइन परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। There has been a change in the army recruitment procedure. There are 3 stages of army recruitment. Earlier, the first stage was physical part, second was the medicals, and third was a paper-based exam. From this year onwards, the change is the first stage will be the exam, common entrance exam, and this will be in an online mode. And those who get shortlisted for this online exam will move to the second, that's the recruitment rally. They will undergo the physical fitness test and the physical measurement test. So further, those candidates who get selected that also will go for the medical test. And the final merit list will be based on the marks they secured in the online CE and the marks they scored on the physical test. There is also announcement for additional bonus marks for candidates who have qualified from ITIs and तेलंगाना लोक सेवा आयोग ने तेलंगाना में भरे जाने वाले ग्रुप 2 के पदों के लिए परीक्षा की तारीखों को अंतिम रूप दे दिया है। कहा गया है कि परीक्षा 29 और 30 अगस्त को होगी। हॉल टिकट परीक्षा से एक सप्ताह पहले ही अधिकारियों वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। पिछले साल TSPSC ने 29 दिसंबर को 783 पदों को भरने के लिए अधिसूचना जारी की थी। ग्रुप 2 की नौकरी के लिए 5,51,943 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। प्रत्येक पद के लिए 705 लोग प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। बोर्ड पहले ही ग्रुप 1 मेंस परीक्षा और ग्रुप 4 परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर चुका है। ग्रुप 1 मेंस में 5 जून से और ग्रुप 4 1 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। सेवा आयोग ने तेलंगाना में भरे जाने वाले ग्रुप 2 के पदों के लिए परीक्षा की तारीखों को अंतिम रूप दे दिया है। कहा गया है कि परीक्षा 29 और 30 अगस्त को होगी। हॉल टिकट परीक्षा से एक सप्ताह पहले ही अधिकारियों वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। पिछले साल TSPSC ने 29 दिसंबर को 783 पदों को भरने के लिए अधिसूचना जारी की थी। ग्रुप 2 की नौकरी के लिए 5,51,943 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। प्रत्येक पद के लिए 705 लोग प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। बोर्ड पहले ही ग्रुप 1 मेंस परीक्षा और ग्रुप 4 परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर चुका है। ग्रुप 1 मेंस में 5 जून से और ग्रुप 4 1 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। मिर्चल जिला मेडिपल्ली पुलिस स्टेशन अंतर्गत बोडुप्पल के रेड्डी कॉलोनी में एक इमारत की दूसरी मंजिल पर अवैध रूप से बच्चों के खाने पीने के सामान, कॉस्मेटिक का सामान और अन्य सामान के एक्सपायरी डेट बढ़ाने वाले गिरोह को मल्काजगिरी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पाया इन अनियमितताओं में 3 सदस्यीय गिरोह शामिल है। बच्चों के खाने के डिब्बे, कॉस्मेटिक समेत 6.5 लाख का अन्य सामान जब्त किया गया। वे 3 अन्य की तलाश कर रहे हैं। हैदराबाद में एक बार फिर IT की छापेमारी से हड़कंप मच गया है। कोतापीट में गूगी मुख्यालय के साथ साथ शहर के विभिन्न हिस्सों में तलाशी चलाया गया है। गूगी रियल एस्टेट कंपनी के मालिक यासिन फातिमा अकबर शेख के घर और 10 जगहों पर भी तलाशी ली गई है। ऐसा लगता है अधिकारियों ने गूगी रियल एस्टेट कंपनी के साथ राज्य में कई रियल एस्टेट कंपनियों पर छापा मारा है। IT अधिकारी शहर में गूगी फाउंडेशन, गूगी ग्लोबल प्रोजेक्ट लिमिटेड, वेंगा चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड, गूगी प्रॉपर्टीज ऑफ फार्मा हिल्स, वंडर सिटी, रॉयल सिटी और रियल एस्टेट कंपनियों में तलाशियां ले रही है। शहर में 20 जगहों पर रियल एस्टेट कंपनियों और निदेशकों के आवासों पर एक साथ छापेमारी की गई। कोतापेट में गूगल मुख्यालय के 5 टीमें तलाश ले रही है और इस महीने की शुरुआत में वसुधा फार्मा कंपनियों में IT द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया गया।